I was coming from this way, and the way you guys received, thank you so very much. I'm obliged. और जैसा कि मैम ने बोला कि मुझे जर्नी या वट एवर माई टेक अवेज आर फ्रॉम द जर्नी फ्रॉम द प्रिपरेशन, उसके बारे में बात करनी है। लेकिन सबसे पहले मैं बात करूँगा कि जब मुझे अभिनव ने पोस्टर भेजा और इट वॉज अबाउट कि मुझे यूनिवर्सिटी में आना है, तो मैं थोड़ा सा बैकड्रॉप देना चाहूँगा। मैं सर से बात कर रहा था अभी बैठ के। मैंने जब 12th पास किया तो यहाँ का उस समय बीएससी प्रोग्राम हुआ करता था जिसका अलग से एंट्रेंस होता था, अभी सीयूटी के थ्रू है। तो उस समय मैं बीएससी के लिए क्वालिफाइड था, लेकिन जो ये इंजीनियरिंग की वेव आई और मैं उसमें बह गया, तो मैंने एडमिशन नहीं लिया। तो कहीं ना कहीं मेरे अंदर मलाल था, और मैं बहुत बड़ा एडमायरर हूँ दिग्मांशु धुरिया जी की। उनकी एक मूवी है हासिल, उसमें वो अपने यूनिवर्सिटी में शूट हुई है, तो उसका बहुत इम्पैक्ट रहा है। तो हर समय से एक मन था कि कभी यूनिवर्सिटी में आऊँ, तो ये आज मौका मिला, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को। और बात जहाँ तक इस जर्नी की है, अप्स एंड डाउन्स, प्रॉब्लम्स, इश्यूज, द वे हाउ वी टैकल इट, कैसे आपको करना चाहिए। तो सबसे पहले मैं अपनी बात स्टार्ट जल्दी से रैप अप करूँगा। आई होप आई हैव डिसेंट टाइम अभी ना, और शुड आई रैप अप क्विकली? ठीक। तो मैं अपनी बात स्टार्ट करने से पहले बोलूँगा कि अगर आप, आई होप कि सब लोग, मोस्ट ऑफ द पीपल हियर, आप लोग सिविल सर्विसेज में आना चाहते होंगे अपने कॉलेज के बाद, तो आई एज्यूम कि शायद उसी के अराउंड मेरी बात होनी चाहिए मोस्टली। Yes, sir. लेकिन मैं इस बात का बहुत बड़ा बिलीवर हूँ कि ये डिसीजन आपका होना चाहिए। अगर तो कोई फोर्स किया है तब तो ये बहुत ही गलत है, तब आप डिमोटिवेटेड हो जाएंगे और इवेंचुअली ये होगा कि आप भटक जाएंगे। 2011 के रैंक 49 आईएएस ऑफिसर रहे हैं, मुझे बहुत पसंद हैं, सरोची सोमवंशी सर। मैं थोड़ी थोड़ी कविता शायरी भी करूँगा, मेरा थोड़ा ऐसा है, तो आप लोग प्लीज़ बियर विथ मी। उनकी एक कविता है जो मेरे दिल के बहुत करीब है, इट इज़ अबाउट ड्रीम, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है मुझे बोलना, क्योंकि ये आपका ड्रीम है। उसकी कविता तो बहुत बड़ी है, लेकिन उसकी कुछ लाइनें हैं कि अब समय है पूर्ण कर जो स्वप्न तूने खुद बुने हैं, युद्ध के मैदान तूने खुद चुने हैं। इट्स ए वॉर, इट्स ए वॉर, इट्स ए फाइट क्लब। और फाइट क्लब के बारे में किसी से बात ज़्यादा नहीं करते हैं, आप अपनी तैयारी कीजिए। फाइट क्लब एक मूवी आई थी, इसमें ब्रैड पिट ओपनिंग सीन होता है, तो ब्रैड पिट बोलता है द फर्स्ट रूल ऑफ फाइट क्लब इज यू डू नॉट टॉक अबाउट फाइट क्लब। तो किसी से ज़्यादा बात नहीं करनी है, अपने फोकस पे करना है। अब बात आते हैं प्रैक्टिकल एग्जाम पे। आप सबको पता ही होगा एग्जाम 3 फेजेस का है, प्राइमरली प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू। मेरी प्रीलिम्स से बहुत हालत ख़राब होती थी, तो प्रीलिम्स इज़ द टफेस्ट विच आई फील। तो आप लोग को बहुत सारा गाइडेंस अवेलेबल है। एक फोकस्ड वे में, प्लान्ड वे में तैयारी करनी चाहिए, मिशन मोड में, स्कैटर्ड नहीं होना है। आप अगर अपने ग्रेजुएशन में हैं, अगर इफ टाइम परमिट्स, तो आप अभी से स्टार्ट कर दीजिए। अच्छे से देखिए कि क्या सोर्सेज फॉलो करने हैं, क्या करना है दैट इज़ इम्पॉर्टेंट, क्या इग्नोर करना है वो उससे भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। लेकिन सबके साथ एक पैरेलल थॉट चलता है, जब तक आपको ये लगता रहेगा कि आप कर लेंगे तो आप कर लेंगे। तो वो फीलिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। जिस दिन आपको लगेगा कि यार बहुत हार्ड है, टफ है, तो वो थोड़ा सा मतलब एक सबकॉन्शियस माइंड में, हमारे माइंड में डोपामिन रिलीज होता है, वो हमको बताता है जब तक हम सोचते हैं कि कर लेंगे तो हो जाएगा। प्रीलिम्स में एक अच्छा स्ट्रेटजी कीजिए, हालांकि बहुत सारा रिसोर्स अवेलेबल है जो कि इस बात को बताता है कि कैसे किया जाए। बात रही मेंस की, मेंस में 7 पेपर होते हैं जीएस के, और एक हिंदी और ऐसे है। अगर उसकी तैयारी आप एक स्ट्रीम लाइन में करेंगे, अच्छा रिसोर्स होगा। मैं बहुत ही इस बात का स्ट्रांग बिलीवर हूँ कि आपके पास मेंटोर बहुत अच्छा होना चाहिए, जो कि आपको गाइड करता रहे कि आप सही से क्या ना करें। तो आप सब लोग मेरे छोटे भाई, बड़े भाई या भाई बहन जो भी हैं, मैं जितना भी कोशिश होगी मैं ट्राई करता हूँ कि लोगों के पास पहुँच पाऊँ। आई गो बाय द नेम देसी बिस्मार्क ऑन टेलीग्राम, यू कैन हिट मी देयर। मैं जो भी हो पाएगा करूँगा, मेंस से रिलेटेड है जो भी। तो मेंस में बहुत फोकस तरीके से पढ़ाई करनी होती है, सारी जो रैंक है इवेंचुअली वो मेंस के थ्रू ही आती है। उसके बाद इंटरव्यू है। इस बार मेरा इंटरव्यू बहुत अच्छा हुआ था, बियॉन्ड माई एक्सपेक्टेशन, तो वो अलग एक्सपीरियंस है, कभी प्लेटफॉर्म मिलेगा तो बताएंगे। लेकिन पूरा मोटिव मेरा कहने का ये है कि जो ये ऊर्जा है, जो इतनी एनर्जी है इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के कैंपस की, डिपार्टमेंट ऑफ इंग्लिश, जब मैं कल आ रहा था तो सबसे पहले मुझे नाम याद आया गोरखपुरी साहब, फिराक गोरखपुरी साहब का। मैं सर से बता रहा था, वो भी यहाँ पे लेक्चरर थे। तो अच्छे से एंजॉय कीजिए, ये लाइफ है। उनका ये एक शेर है कि माना कि ज़िंदगी के हैं 4 दिन यारों,
मगर 4 दिन भी बहुत है यार, कुछ समथिंग अराउंड दिस लाइन। तो जो लाइवलीनेस है, जो एनर्जेटिक फीलिंग है, उसको फोकस वे में कीजिए। ग्रेजुएशन में हर चीज़ को एंजॉय करना बहुत ज़रूरी है। ये बेहद अहम और ख़ास इसलिए है, मेरी हॉबी रीडिंग, राइटिंग, रिसाइटिंग, हिंदी पोएम, पोइट्री, गज़ल, शायरी है। और मैं गांव के रामलीला में परफॉर्म भी करता हूँ, गाता भी हूँ रामचरित रामायण वगैरह। तो मैं ये बात इसलिए बता रहा हूँ कि इन सब बातों पे मेरी 15 मिनट बात हुई इंटरव्यू में। तो ये जो टाइम आपके पास है कॉलेज का, इसमें कुछ अगर हॉबी है तो उसको इनरिच कीजिए, उस पर काम कीजिए। जैसे अभिनव है, ही इज़ ए टेरिफिक कोऑर्डिनेटर। मुझे लगता है कि अगर कभी एमबीए करेंगे तो वो टेरिफिक मैनेजर बनेंगे, द वे ही हैंडल्स द थिंग। तो ये एक बहुत यूनिक क्वालिटी है। इसी की तरह आप में कुछ होगा, कुछ भी है, उसको इनरिच कीजिए, उस पर काम कीजिए और आपकी जर्नी में आपको हेल्प करेगा। इसी बातों के साथ आई विल रेस्ट माई केस अंटिल यू हैव एनी क्वेश्चन, वी विल टेक दैट देम एट द एंड। थैंक यू वेरी मच। We will have Q&A session when all the speakers will finish their talks. All right? Till then, you can wait. If you have any question, wait. All right? So now it's thank you so much, sir, once again. And I feel the crowd is pretty. So our rest of the 3 guests have arrived. So let's wait for them to come. Hello everyone. It's a pleasure being here to see all the bright faces here, especially the girls. You guys are motivation for me to work in Uttar Pradesh, and I hope I stand here as a motivation for you as well to prepare for this exam. I should mention this first of all, that I have also done my graduation in English literature. So all the people here who are from English honors background, I should say that you must go for this exam. It is not so, ऐसा नहीं है कि ये एग्ज़ाम सिर्फ बीटेक या किसी ने मेडिकल करा है वही एग्ज़ाम क्लियर कर सकते हैं। आपके पास भी उतना ही पोटेंशियल है जो बाकी लोगों के पास है, ठीक है? ऑल्सो आई वुड लाइक टू स्पीक हेयर एज अ फ्रेंड। डोंट थिंक ऑफ मी कि मैं यहाँ पे DSP बनकर आई हूँ या एनीथिंग लाइक दैट। आई एम हेयर एज अ फ्रेंड। आप मुझे मेंटर मान सकते हैं, बट अगर मैं यहाँ पे कुछ बोल रही हूँ, मैं एक फ्रेंड की तरह बोल रही हूँ। तो अगर आपके कोई भी क्वेश्चंस है इन बिटवीन द स्पीच, यू कैन रेज योर हैंड एंड आस्क मी, दैट वुड नॉट बी एन इशू, ठीक है? यहाँ पे मैं इंट्रैक्शन रखना चाहती हूँ रादर देन एक मोनोलॉग रहे, ठीक है? बिकॉज आपके दोस्त की तरह ही हूँ मैं यहाँ पर, ओके? कोई डाउट है आपके? पहले थोड़े बहुत मैं डाउट्स सुन लेती हूँ, उसके बाद देन आई टेल यू पीपल कि मैंने कैसे तैयारी करी है। हैंड रेज कर सकते हैं, एनी डाउट्स? यस प्लीज़। द्विवेदी सर ने बताया कि आप सभी यहाँ पे फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर से हैं, तो आपका मेन क्वेश्चन है कि अभी से हम कुछ तैयारी स्टार्ट कर सकते हैं या नहीं, या सब कोचिंग के बाद करना है, ठीक है? आई टेक दैट पॉइंट। प्लीज़ मैम, आप भी कुछ पूछना चाह रहे थे? ये भी मेजर इशू है, स्पेशली अगर कोई कॉलेज स्टूडेंट है या कोई वर्किंग प्रोफेशनल है, कोई कहीं काम करता है। बिकॉज मैं भी कहीं काम करती थी जब मैंने इस एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर करा, तो डेली अपना रूटीन कैसे मेंटेन करें और डेली पढ़ना, मे बी इट इज़ ऑल्सो अ मेजर इशू। ओके, एनी अदर डाउट? यस प्लीज, फ्रॉम द बैक। ठीक है, ये भी डाउट पे क्लियर करूँगी। आपको एक चीज़ बताऊँगी, कोचिंग इंस्टीट्यूट का काम सिर्फ 20% है। 80% आपका हार्ड वर्क, आपका स्मार्ट वर्क, आपकी स्ट्रैटेजी, आपके पास जो मेंटर या कोई गाइडेंस है, उससे ये एग्ज़ाम क्लियर होगा। कोचिंग इंस्टीट्यूट का काम जो है वो सिर्फ 20% तक रहता है, बाकी आपके हार्ड वर्क पर डिपेंड करता है।
अगर आप बिलीव करते हो कि एक ही इंस्टीट्यूट है जो मेरा एग्जाम क्लियर करवा देगा, दैट इज़ नॉट ट्रू एट ऑल. यू हैव टू वर्क हार्ड बाय योर सेल्फ. ओके, वन मोर डाउट, देन आई एक्सप्लेन हाउ आई स्टार्टेड, व्हाट आई डिड. एनीवन एल्स? I think I'll take it from a women aspirant. Okay, let's go with the women aspirant, please. एग्जाम टफ है या ड्यूटी टफ है? I'd say exam टफ रहा है because there are 5 to 6 लाख एस्पिरेंट जो यहाँ पे compete करते हैं. और उनके साथ compete करना is actually a very difficult scenario. बट उसके बाद आई थिंक मेरे हिसाब से अभी तक मैं जॉब फील्ड पर अभी गई नहीं हूँ, बट अभी तक तो मेरे एग्जाम काफ़ी टफ रहा है, बहुत हार्ड वर्क करना पड़ा है. ठीक है, सो दैट इज़ द आंसर. तो बाकी जो डाउट्स है, ओके, वन मोर डाउट, दैट पर्सन इज रेजिंग हैंड फ्रॉम वेरी लॉन्ग. यस मैम, जो अभी सिविल सर्विस के जो भोकाल बनाया जा रहे हैं, इन फ्यूचर हाँ जी प्लीज. युवाओं को सिर्फ सिविल सर्विस की तरफ मोड़ा जा रहा है, क्या ये देश के लिए सही है या गलत है? देखो, सबके ना इंडिविजुअल एस्पिरेशन होते हैं, ठीक है. और जो लोग मिडिल क्लास फैमिली से आते हैं, उनके पेरेंट्स हमेशा सोचते हैं कि यार गवर्नमेंट सर्विस इज़ द बेस्ट. और मैं मानती हूँ कि हाँ, बहुत ज़्यादा स्केल पे हमें काम करने का मौका मिलता है, सोसाइटी में इम्प्रूवमेंट लाने का मौका मिलता है. बट मैं एक और चीज़ आपको ये भी बताना चाहूँगी कि आजकल इतनी अपॉर्चुनिटीज़ आ गई है, डिजिटल मार्केटिंग, अभी MBA की भी बात करी थी, ठीक है. तो प्राइवेट सेक्टर में इतना बूम कर रहा है, इतनी अपॉर्चुनिटीज़ है. तो अगर ऐसा हुआ कि भगवान ना करे कि आपके एस्पिरेशन सिविल सर्विस एग्जाम क्लियर करने का था बट नहीं हो पाया, सो यू डोंट हैव टू वरी एट ऑल. बिल्कुल चिंता नहीं लेनी है. आप बस यही सोचकर अपना माइंडसेट रखें कि मैं जहाँ भी जाऊँ, जिस फील्ड में भी मैं काम करूँ, मैं अपना बेस्ट दूँ. ठीक है. सो इट डजेंट मैटर एट ऑल कि सिर्फ गवर्नमेंट सर्विस ही सब कुछ है. अभी हमारे प्रोफेसर सर हैं, मैम हैं, सर हैं, दे आर ऑल्सो वर्किंग देयर बेस्ट, राइट. तो जिस भी फील्ड में हम जाएँ, हम अपना बेस्ट परफॉर्मेंस दें. दैट शुड बी आवर गोल. ओके, सो लेट्स टॉक अबाउट कि अभी हम कॉलेज स्टूडेंट हैं, व्हाट शुड वी डू राइट नाउ. ठीक है. अगर यूपी के लिए आप अपेयर होना चाहते हो, आई शुड टेल यू इट्स एन ईजी एग्जाम. हमें लग रहा होगा कि बहुत डिफिकल्ट है, ये पढ़ना है, वो पढ़ना है, बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होगा. बट आई शुड क्लियर दिस थिंग फ्रॉम योर माइंड, बिकॉज मैं भी अभी कोचिंग इंस्टीट्यूट में पढ़ाती थी, तो ये भी मैं उन्हें ये माइंडसेट सबसे पहले रखना चाहिए दैट इट्स एन ईजी एग्जाम. हो जाएगा क्लियर. माइंडसेट सबसे इंपॉर्टेंट होता है दैट यू विल बी एबल टू क्लियर दिस एग्जाम. दिस इज द फर्स्ट स्टेप. यू विल बी, आई विल डेफिनेटली क्लियर दिस एग्जाम. इस माइंड से हमें प्रिपरेशन अपनी तैयारी अपनी स्टार्ट करनी है. ठीक है. उसके बाद देर आर अबाउट 5 to 6 बुक्स दैट यू हैव टू रेफर. आपको पता होगा, कहीं पर भी आपको लिस्ट मिल जाएगी. पॉलिटी के लिए लक्ष्मीकांत है, हिस्ट्री के लिए स्पेक्ट्रम है, ठीक है, ज्योग्राफी के लिए NCERTs है. देर आर अबाउट 4 to 5 बुक्स दैट यू हैव टू डेफिनेटली रीड. सॉरी, क्या बोल रहे भाई? सर, ओके, सर इज सेइंग कि मैं आपको लिस्ट गलत बता रही हूँ. Okay, sir, I got your point. Now, can I speak? May I speak, please? May I speak, please, sir? I'm requesting you if I can continue, please. Sir, I'm requesting you, please. Can I speak? Please. Dear aspirants, I understand you have this flood of queries, right? But my humble request, let ma'am finish her talk, then you can put up questions if you have, right? I hope you understand that. कौन है? Dear
aspirant, thank you so much. Of course, ma'am will address that as well. But let her speak. And you should not forget, she has reached somewhere through her preparation. Let's hear her out. Thank you so much. Yes sir, I get your point. But अगर मैं यहाँ पे खड़ी हूँ तो I have some credibility, right? And you all can trust me because I'm working as a mentor and I have got 6 students with me, 600 students along with me. मैंने उन्हें भी mentorship दी है and they all are clearing prelims. So if I'm telling you, if I'm suggesting you something, I'm telling you by my heart, okay? There is no way कि मैं आपको बोलूँ कुछ और वो गलत होगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने वाला. आप इस पे 100% ट्रस्ट कर सकते हैं जो मैं आपको स्ट्रैटेजी बता रही हूँ. और मैंने इसीलिए आपको बोला था सर, यहाँ पे मैं आपकी दोस्त की तरह हूँ, दोस्त आपको कुछ गलत नहीं बताएगा, ठीक है? कोई टीचर आपको मे बी या कोई कुछ मतलब कोई कोचिंग इंस्टीट्यूट से एफिलिएटेड है वो आपको कुछ गलत बता सकता है, बट मैं आपको यहाँ पे कुछ गलत नहीं बताने वाली, ठीक है? ओके, सो देयर आर 4 to 5 बुक्स जो आपको रेफर करनी है एंड यू हैव टू रिवाइज इट मल्टीपल टाइम्स, ठीक है? इसी के साथ आता है क्वेश्चन नोट्स मेकिंग का, नोट्स बनानी चाहिए या नहीं. मैं आपको यही कहूँगी कि फर्स्ट ऑफ ऑल आपके पास PYQ जो होते हैं, UPPCS के PYQs आप निकाल कर देखिए और उसमें से देखिए कि क्वेश्चंस कैसे पूछे जाते हैं. हमें बुक को बैक कवर से, फ्रंट कवर से बैक कवर नहीं पढ़ना है. आई थिंक उनकी प्रॉब्लम यही रही है कि उन्होंने UPPCS का PYQ नहीं देखा है, तभी मुझे ये क्वेश्चन कर रहे हैं. आपको सबसे पहले PYQ देखना है कि क्वेश्चंस कैसे पूछे गए हैं और उसी के हिसाब से आपको वो बुक पढ़नी है और नोट्स बनाने हैं. तो आप चाहें तो अगर बहुत ही बिगनिंग स्टेज पर है, आप NCERT से स्टार्ट कर सकते हैं. 6 से लेकर 12 तक NCERTs है और ये जो 4-5 रेफरेंस बुक है, मैं आपको ये लिस्ट किसी के थ्रू आपको सेंड करवा दूँगी कि कौन से देयर आर ओनली 5 to 6 बुक्स जो आपको रिपीटेडली पढ़ने हैं. हो सकता है आपको एग्जाम से पहले 10 बार वो किताब पढ़नी पड़े. इट्स नॉट अ बिग टास्क, ठीक है? बैक टू बैक पढ़कर जो भी चीज़ आपको याद नहीं हो रही, यू आर फाइंडिंग प्रॉब्लमैटिक, आपको साल याद नहीं हो रही या कोई जगह याद नहीं हो रही, आर्टिकल्स याद नहीं हो रहे, अमेंडमेंट याद नहीं हो रही, सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट याद नहीं हो रही, तो आपको उसके लिए सेपरेटली एक पेज में A4 साइज में शीट पे नोट्स बनाने होंगे, ठीक है? तो कुछ भी अगर प्रॉब्लम हो रही है कि नहीं याद हो रहा तो हाथ से लिखकर प्रैक्टिस करिए, आपको याद हो जाएगा. थोड़ा सा हो सकता है टाइम लग जाए. दूसरी चीज़ है कि PYQs करना बहुत ज़रूरी है. PYQs के बिना आपको पता ही नहीं है कि एग्ज़ाम क्या है जब तक आप PYQs ना करें, तो वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है. तीसरी चीज़ जो है करंट अफेयर्स के लिए, देयर इज अ बुक, मैं ऑनेस्टली आपको बता रही हूँ, दृष्टि करके है. सो मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन फ्रॉम करंट अफेयर्स कम फ्रॉम दैट बुक. आई दृष्टि करके है, ठीक है? सो दोज करंट अफेयर ऑल द क्वेश्चंस आर गोइंग टू कम फ्रॉम देयर. उसके अलावा जैसे UPPCS में स्पोर्ट्स रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बुक्स के नाम पूछे जाते हैं, वो भी आपको अलग से प्रिपेयर करना पड़ेगा, ठीक है? साथ में जब भी आप पढ़ रहे हो ऐसे मत पढ़िए कि बस पढ़े जा रहे हैं, वर्ड टू वर्ड पढ़े जा रहे हैं. इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप कुछ निमोनिक्स वगैरह बनाकर पढ़ें, बिकॉज चीज़ें इतनी सारी याद नहीं रहती है. तो मे बी आपने कोई वर्ड आ गया, आपने किसी दोस्त का नाम लेकर वो वर्ड याद कर लिया, बिकॉज एग्जाम प्रीलिम्स में आपको सब कुछ जानना ज़रूरी नहीं है. आपको 4 ऑप्शंस में से सिर्फ एक आइडेंटिफाई करना है. आंसर आपके सामने ही है, 4 ऑप्शंस में से एक आंसर होगा ना, आपको बस आइडेंटिफाई करना है कि उन 4 ऑप्शंस में से कौन सा आंसर है, ठीक है? तो ये प्रीलिम्स का होगा. मेंस के लिए बुक्स अभी है मार्केट में, कुछ बुक्स है. आपको नोट्स बनाने बहुत ज़रूरी है. सिलेबस का एक एक टॉपिक ले और हर टॉपिक पर नोट्स बनाइए. 5 and 6 पेपर के लिए भी यही करना है. और आंसर राइटिंग प्रैक्टिस बहुत इंपॉर्टेंट है. आई थिंक प्रीलिम से पहले इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप आंसर राइटिंग करना स्टार्ट कर दें, अभी से ही स्टार्ट कर दें. ऐसा नहीं है कि अभी मैं फर्स्ट ईयर में हूँ, सेकेंड ईयर में हूँ, थर्ड ईयर में हूँ, डजंट मैटर. स्टार्ट आंसर राइटिंग फ्रॉम नाउ ऑन. मन नहीं कर रहा, 1 घंटा लग रहा है एक आंसर लिखने में, दैट इज़ फाइन. अगर 2 घंटे भी लिख रहे हैं, अभी लग रहे हैं आपको एक आंसर लिखने में, इट्स कम्प्लीटली फाइन. बट इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप एटलीस्ट अपना पेन पेपर पर चलाएं, ठीक है? अपने आप इम्प्रूवमेंट आती रहेगी. तीसरी चीज़, जब आपका इंटरव्यू आएगा तो उसके लिए आप किसी अपने दोस्त को, कोई है अगर आसपास है, उनसे आप बात करके मे बी आप अपने इंटरव्यू स्किल्स अच्छे कर सकते हैं. यूट्यूब पर टॉपर्स की वीडियोस बहुत सारी आपको मिल जाएगी, तो देखिए वो अपने आप को कैसे प्रेजेंट कर रहे हैं, कैसे बोल रहे हैं, कैसे आंसर कर रहे हैं, तो उसकी स्ट्रैटेजी बना कर रखिए. ओके, आपका डाउट मैं 1 मिनट में लेती हूँ, ठीक है? इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि स्मार्ट, आपने नॉलेज बेस्ड काम तो कर रहे हो, हार्ड वर्क तो कर रहे हो, बट स्मार्ट वर्क इक्वली इंपॉर्टेंट है.
क्या आप स्ट्रैटेजी बना रहे हो? पढ़ने से पहले स्ट्रैटेजी आप लिखो कि मैं ऐसे ऐसे करूँगा, और स्ट्रैटेजी के लिए यूट्यूब पर टॉपर्स वीडियो बहुत अवेलेबल है, रेफर टू देम, ओके। और एक साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट पर मैं बात करूँगी, आप जितना हम्बल रहेंगे, जितना डाउन टू अर्थ रहेंगे, जितनी टॉपर्स की बात आप सुनेंगे, आपको उतना ही फायदा रहेगा, ठीक है। तो ऐसे मत सोच कर रखिए कि मेरे को सब आता है। वेरी इंपॉर्टेंट, लाइफ टाइम के लिए भी और प्रिपरेशन के टाइम पर भी हम्बल रहना बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। मैं 1 मिनट आपका डाउट लेती हूँ। हम्बलनेस एज वेल एज स्मार्ट वर्क की भी हमने बात करी। तीसरी चीज़ है खुश रहना। आई थिंक अगर ये मेरा एग्जाम क्लियर हुआ है, द ओनली रीज़न इज मैं बहुत खुश थी विद माई लाइफ। आई वाज वेरी हैप्पी। मुझे जो भी चीज़ अच्छी लगती थी करनी, मैं पढ़ती भी थी, बट साथ के साथ जो भी चीज़ मुझे खुशी देती थी मैं वो भी करती थी। अगर मुझे घूमना भी पसंद था, आई यूज्ड टू डू दैट, बट मैं वापस आकर इक्वली टाइम देती थी पढ़ाई को। तो जो भी चीज़ आपको खुश रखती है तो आप वो भी साथ के साथ करते रहिए, ठीक है। ओके, आप कुछ पूछना चाह रहे थे, प्लीज़ एक मिनट। आपके बाद, हाँ जी प्लीज़। But on the other hand, when we well, society comes to first criticize us. So how we take that in a positive? हम सोसाइटी में कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं, बट हमें क्रिटिसिज्म भी मिलते हैं, राइट। क्रिटिसिज्म देखो हर जॉब का पार्ट है। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ सिविल सर्वेंट को हम क्रिटिसाइज़ करते हैं। कई बार हम अपने टीचर्स को भी क्रिटिसाइज़ करते हैं, कई बार डॉक्टर्स को भी क्रिटिसाइज़ करते हैं। हमने देखा डॉक्टर्स पर भी कभी कभी अटैक होते हैं। बात ये है, हमें अपना मन साफ रखना है। हमें किसी के लिए कुछ गलत नहीं सोचना और ना ही गलत करना, ठीक है। कई बार होता है कि हम चाहते हुए भी गलत हो जाता है, पर हमें अपने माइंड में हमें एथिकली रहना है कि मैं किसी के लिए बुरा नहीं सोचूंगी। ये तैयारी के भी टाइम है, ठीक है। तो अगर आप किसी के लिए बुरा सोच रहे हो, यार इसका नहीं एग्जाम हो, इसके साथ मैं नोट शेयर करूंगा, इसके साथ मैं नोट नहीं शेयर करूंगी, तो इन अ वे वो आपके पास बैक आएगा। कर्मा रिटर्न्स, इट एक्चुअली अप्लाइज। तो आपको यूनाइटेड होकर एक दूसरे की हेल्प करके आगे बढ़ना है। अगर आप इंडिविजुअली प्रिपेयर करेंगे, डिफरेंट डिपार्टमेंट है कि सिर्फ हमारे डिपार्टमेंट से सिलेक्शन हो, तो मैं बता रही हूँ ऐसा नहीं होगा। आप सबको एक साथ एकजुट होकर आना पड़ेगा, एंड देन यू हैव टू प्रिपेयर फॉर दिस एग्जाम, ठीक है। यूपी स्पेशल के लिए देयर आर सम बुक्स, और मैंने इंटरनेट से प्रिपेयर करा था 5 और 6 पेपर के लिए, मेंस का जो था, बिकॉज देयर वाज लैक ऑफ सोर्सेज इतने अवेलेबल नहीं थे, बिकॉज न्यूली इंट्रोड्यूस हुआ था 5th और 6th पेपर। तो मैंने मेनली इंटरनेट से, बट आई थिंक अभी बहुत सारी बुक्स आ गई हैं। गवर्नमेंट वेबसाइट था, ठीक है। आई नो आपके बहुत सारे डाउट है, आई गिव माई ईमेल एड्रेस, आप मुझे मेल सेंड कर सकते हो। देयर आर अदर स्पीकर्स एज वेल हु आर वेटिंग, एंड आई एम श्योर यू वुड लाइक टू हेयर फ्रॉम देम एज वेल। And thank you so much. It's a pleasure being here. थैंक यू सो मच स्मृति मैम। मैं आपको बताती चलूँ कि मैम की रैंक 1 है DSP, राइट। हमारी सरकार तरह तरह की स्कीम्स निकाल रही है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, और भी इसी तरह की स्कीम्स होंगी। मैम आपके सामने एक लाइव एग्जाम्पल थी, राइट, स्पेशली फॉर द गर्ल्स, इजंट इट, एंड ऑल्सो ऑफ कोर्स फॉर द बॉयज। और इसी के साथ साथ हमारे सामने मैम की माताश्री भी हमारे साथ, उन्होंने हमको ज्वाइन करा है, तो इनको भी हम सल्यूट करते हैं कि उन्होंने गुणवान बच्ची को साथ बड़ा करा। और तो आंटी आपको भी बहुत बहुत बधाई। एक माँ का एक बच्ची के सक्सेस के पीछे बहुत बड़ा हाथ होता है, बच्चों के सक्सेस के पीछे बहुत बड़ा हाथ होता है। बट आई वॉन्ट टू एम्फसाइज हियर अबाउट स्मृति मैम। आप देख सकते हैं कि जितने भी हमारे एमिनेंट स्पीकर्स जो डेज पे बैठे हैं, स्मृति मैम इज द ओनली वुमन प्रेजेंट हियर, राइट। और फ्यूचर में जब हम ऐसी टॉपर्स मीट ऑर्गेनाइज फिर से करेंगे, तो मैं उम्मीद करती हूँ मैम से हम जो उन्होंने एक्सपीरियंसेस शेयर करे हैं आपसे, उन सबको सीखते हुए, उनको इम्प्लीमेंट करते हुए, उनको फॉलो करते हुए, हम यहाँ पे करीब से करीब आधे लोग तो
महिला रिप्रेजेंटेटिव होने चाहिए, राइट? इन फ्यूचर, don't mind my Hindi, okay? I apologize. So moving on, we have our rest of the 3 eminent speakers with us. They have joined us now. Mr. Piyush Kumar Pandey, he is DSP rank 20. We have Mr. Ravi Srivastava, DSP rank 21. And we have Mr. Hare Krishna Sharma, DSP rank 70. तालियां थोड़ी कम बज रही हैं, थोड़ा और। अभी तक हमने अपने 2 स्पीकर्स को सुना, मैं ऑलरेडी बहुत मोटिवेटेड फील कर रही हूँ। मुझे लग रहा है मैं वापस अपने यूजी डेज में जाऊँ और शायद ये 2 महीने का मुझे बुखार था। इट्स टू लेट नाउ, बट आपके लिए तो अब ये जर्नी शुरू हो गई है। So now we again continue with felicitation of our esteemed speakers. I invite Ankit, he's a student of BA Part 2. आप आगे आइए और मिस्टर पीयूष कुमार पांडे को फूलों से उनका स्वागत करिए। अंकित, जोरदार तालियां अंकित के लिए। Thank you, sir. Thank you, Ankit. And now I request Uttam Singh, student of BA Part 3, University of Allahabad, to felicitate Mr. Hare Krishna Sharma. And behind this event, इन्होंने बहुत शॉर्ट नोटिस में ये इवेंट आपके लिए ऑर्गेनाइज करा है। So let's have a big round of applause again for Dr. हमारे साथ पॉलिटिकल साइंस के असिस्टेंट प्रोफेसर डॉक्टर आशीष धर त्रिपाठी मौजूद हैं और हमारे डिपार्टमेंट के अपने डॉक्टर सतीश प्रजापति भी मौजूद हैं। ग्राउंड में Thank you. Now moving on, I would like to invite Mr. Piyush Kumar Pandey to come forward and share his experience. थोड़ा और तेज तालियां। एक और चीज़, प्लीज़ आप इस बात का ध्यान रखें कि आपके पास जो भी सवाल है वो जब इवेंट ख़त्म हो रहा होगा, सारे स्पीकर्स बोल चुके होंगे, आप तब उनसे सवाल करिएगा। आई होप आप ये बात समझ चुके होंगे अब तक। थैंक यू। पहले बैठे थे बैठे हुए हैं, वो भी नहीं देख पा रहे हैं। नमस्कार साथियों, डॉक्टर मृत्युंजय राव परमार सर का और अभिनव जी का बहुत बहुत धन्यवाद कि मैं आपके समक्ष यहाँ पर उपस्थित हो पाया हूँ। मेरा नाम पीयूष कुमार पांडे है और मैंने यूपीपीसीएस की जो 2023 की परीक्षा है उसमें डिप्टी एसपी रैंक में 19वीं रैंक प्राप्त करी है। तो मैं जो जर्नी है यहाँ तक की उसकी अगर आप लोगों को कोई प्रश्न होंगे उसके माध्यम से, अगर आपके कोई क्वेश्चन होंगे उनके माध्यम से मैं कोशिश करूंगा कि सारे सवालों का मैं जवाब दूं। तो अगर आपके प्रश्न हैं तो आप एक एक करके पूछें, उसके माध्यम से मैं ज़्यादा कनेक्ट कर पाऊंगा आप लोग।
अभी से शुरू हो जाएगी। आप बताइए, शेयर करिए एक्सपीरियंस। ठीक है, अगर बम बनाने की विधि बता दीजिए। जी बिल्कुल, जो आपने स्मार्ट वर्क और हार्ड वर्क की बात करी है, तो जैसे आपको एनसीईआरटी पढ़ना है, एनसीईआरटी रीडिंग आपने स्टार्ट करी है, उसमें आपने अगर 6 से स्टार्ट करी एनसीईआरटी, तो आप क्या करेंगे, पहले आप एक हिसाब से हार्ड वर्क करेंगे कि उसमें एक बार आपने पहले सबसे रीडिंग कर ली है, उसके बाद एक बार रीडिंग करने के बाद आपकी स्मार्टनेस वहाँ पे काम आएगी कि आप किन किन पॉइंट को आप उसको अंडरलाइन करते हैं और किन का नोट्स बनाते हैं। इसके लिए जो आपका जो सिलेबस है वो सबसे महत्वपूर्ण होगा। सिलेबस और जो आपकी एनसीईआरटी, उनके माध्यम से आप एक हिसाब से स्मार्टनेस लेके आएंगे कि हार्ड वर्क आपको करना ही पड़ेगा, क्योंकि स्मार्टनेस वही है कि आप एक पॉइंट क्लिक करिए पॉइंट की कौन कौन सी चीज आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से जरूरी है। और भी कोई प्रश्न आपका? सक्सेस जर्नी मैंने जो अपना जो बैचलर डिग्री है मैंने यही इलाहाबाद विश्वविद्यालय से करी है 2017 में। और इसी परिसर में मैं भी जब क्लास खत्म हो जाती थी तो मैं भी यही जहां आप कभी बैठते होंगे, क्योंकि मेरा आर्ट डिपार्टमेंट से कुछ खास नाता नहीं रहा है, मैं बीएससी मैथमेटिक्स किया हूँ, लेकिन मेरे यहाँ कुछ दोस्त जरूर हुआ करते थे जिसकी वजह से मैं आमतौर पे यहाँ आता था। और आप लोगों को पता होगा कि जो इंग्लिश डिपार्टमेंट है इसकी जो हवा है काफी ठंडी है। तो यहीं से मेरी जर्नी स्टार्ट हुई और मैंने जब ग्रेजुएशन अपना कर लिया उसके बाद मैंने अपना मन बनाया कि मैं अपनी यूपीएससी की तैयारी करूंगा। सिविल सर्विस में मुझे आना था, उसके बाद मैंने अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करी थी। तब से कंटिन्यू मेरी जर्नी रही है, काफ़ी अप्स एंड डाउन्स भी रहे हैं। उसके बाद मैं यहाँ तक पहुँच पाया हूँ आप लोग सामने। और अगर जो इसमें सिविल सर्विस तैयारी की बात है तो आपको पता है कि 3 स्टेप का एग्जाम है, प्रीलिम्स होता है, मेंस होता है, इंटरव्यू होता है। उसके माध्यम से कोई भी व्यक्ति यहाँ पे सेलेक्ट होकर आएगा। प्रीलिम्स के स्तर पे ज़्यादा चुनौतियाँ इसलिए ज़्यादा होती हैं क्योंकि लाखों की संख्या में लोग कैंडिडेट इसमें पार्टिसिपेट करते हैं और सीटें तो आप लोगों को पता है कितनी ज़्यादा रहती हैं। इसके पहले हम लोग जो अगर इंटरव्यू की पोस्ट पे 150 सीटों में सेलेक्ट होकर के यहाँ पे आए हैं, इस बार 220 की नोटिफिकेशन आई है, हो सकता है आगे बढ़ेंगे। तो इसलिए कंपटीशन बहुत ज़्यादा होता है, लेकिन अगर आप डेडिकेशन एफर्ट लगाएंगे तो मुझे लगता है कि सक्सेस बहुत दूर नहीं है। और जो प्रीलिम्स के स्तर पे मैम ने लगभग सारी चीज़ें डिसाइड करी हैं, सारी चीज़ें बताई हैं कि जो जो आपका सिलेबस है उसको आप ध्यान में रखिए और उसके आधार पर अपनी जो नोट्स हैं उनको बनाइए और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं उनको आप देखिए, क्योंकि उन्हीं के आसपास आपको पता चलेगा एग्जामिनर का माइंड क्या है। कि जब आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को देखेंगे तो आप डिसाइड कर पाएंगे कि आने वाले जो प्रश्न पत्र है जैसे 17 मार्च को 2024 में अभी जो होने वाला है, इसमें कौन से प्रश्न एक्सपेक्टेड हो सकते हैं या आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के माध्यम से पता चलेगा। आप लोग कोशिश करिए, अगर जो लोग यहाँ तैयारी स्टार्ट करने के फेज में हैं वो कोशिश करें कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को अच्छे से एनालाइज करें और अपने सिलेबस पे अच्छी खासी पकड़ बनाएं। उसके बाद मुझे लगता है कि आप प्रीलिम्स पास करने के प्रीलिम्स आप अच्छे से पास कर पाएंगे। जहाँ तक मेंस की बात है तो मेंस में मैम अभी जैसा बता रही थी कि जो सिलेबस है वो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। मैं तो सेल्फ नोट्स बनाने में काफ़ी ज़्यादा बिलीव करता हूँ कि जो भी आपके पास सिलेबस है उसके हर एक पॉइंट पे आपके पास 2 से 3 पेज का आप एक कंसाइज नोट्स होना चाहिए। उसी के माध्यम से आप अपनी जो रैंक है और आप अपनी जो पोस्ट है उसको आप अचीव कर पाएंगे। तो आप जब भी जो भी सिलेबस दिया हुआ है जीएस में, अगर 1 से लेकर के 6 पेपर तक का जो सिलेबस है उसमें हर एक पॉइंट पे आप कोशिश करिए 3 से 4 पेज का नोट्स हो। उसके लिए आप करंट के जो उसमें 2nd पेपर है, 3rd पेपर है, उससे आप अपडेट करते रहिए अपने टाइम टू टाइम। जो आपकी रिपोर्ट आती है, इंडेक्स आती हैं, उनको आप उसमें अपने ऐड ऑन करते रहिए अपने नोट्स में। और अगर आपको लगता है कि आपको कोई कोचिंग की जरूरत है, किसी से अगर हेल्प की जरूरत है तो वो भी आप लीजिए। तो मुझे लग रहा है कि जरूर आप सेलेक्ट होंगे। जी बताइए। नहीं, देखिए कि मेरा प्लान भी कोई नहीं था, सही बात तो ये कि मेरा कोई प्लान भी नहीं था और मैं सिविल सर्विस के लिए गया था। ये बात जरूर थी कि मैं यूपीएससी के लिए प्रिपरेशन कर रहा था, लेकिन इसके बीच में मैंने 1-2 अटेम्प्ट दिए, उसमें मेरा नहीं हो पाया कुछ कारणों की वजह से।
उसके बाद मैंने पीसीएस के अभी मैंने 2 अटेम्प्ट दिए थे और ये मेरा पहला इंटरव्यू था और उसमें मैं सिलेक्ट होकर के आया। मुझे लगता है कि अगर आप डेडिकेशन एफर्ट लगाए हुए हैं, ईमानदारी से आप मेहनत कर रहे हैं और सिलेबस जो है उसके जो आयोग से जो प्रश्न पत्र पूछे जा रहे हैं उन पे आपकी नजर है, तो मुझे लग रहा है कि हो सकता है कुछ टाइम लग जाए, 1 साल में 2 साल में आप मेहनत कर रहे हैं, सिलेक्शन ना हो क्योंकि कंपटीशन आप जान रहे हैं ठीक ठाक है, हो सकता है 1-2 साल में सिलेक्शन ना हो, लेकिन अगर आपने ईमानदारी पूरी तरीके से मेहनत किया है तो मुझे लगता है कि सिलेक्शन 100% होगा आपका। देखिए, जो मेरा सिविल सर्विस में आने का जो मन था वो आफ्टर 12th ही बन चुका था, तो मैंने बीएससी मैथमेटिक्स से मतलब एक वजह इसकी ये भी थी कि मैं 12th के बाद मुझे एक इंस्पायर स्कीम का आप लोगों ने नाम सुना होगा अगर जिसने मैथमेटिक्स किया है, उसके लिए मैं सेलेक्ट हुआ था। तो उसके लिए ये था कि बीएससी मैथमेटिक्स और एमएससी के लिए मुझे स्कॉलरशिप अलॉट हुई थी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से, उसके थ्रू मैंने बीएससी मैथमेटिक्स अपने लिए मैंने किया। उसके बाद तभी चूंकि मैंने मन बना लिया था 12th के बाद कि मैं सिविल सर्विस में आऊंगा, तो जैसे मेरा 2017 में बीएससी कंप्लीट हुआ उसके बाद मैं कंटिन्यू तैयारी में आ गया। तो नहीं तो बीएससी आप ग्रेजुएशन, क्योंकि बीएससी आपको पता होगा इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से जो लोग बीएससी कर रहे हैं उनकी लैब होती है, लैब ठीक ठाक उसमें टाइम व्यतीत करना पड़ता है। ये आप इस तरीके से मैथमेटिक्स है, फिजिक्स भी होगा आपको लैब भी करनी होती होगी, उसमें ठीक ठाक टाइम जाना, क्योंकि एक आप प्रैक्टिकल करने में पता चलेगा कि 1 महीना लग जाता है, आपका प्रैक्टिकल नहीं हो पाएगा। तो मुझे लगता है ये बात सही है, मैंने उसी चीज से गुजरा हूँ ना, तो बता रहा हूँ। पता लगे पीओ बात फर्स्ट ईयर में मिल जाएगा तो फिर 3 महीने करेंगे आप लोग, ठीक है। तो आप क्या करिए, अगर आपने 3rd ईयर में प्लान अगर बनाइए तो एनसीईआरटी से स्टार्ट करिए, उससे आपकी अंडरस्टैंडिंग बन जाएगी। उसके बाद आफ्टर 3rd ईयर फाइनल हो जाए, उसके बाद आप 1-2 साल और मेहनत करेंगे, तो मुझे लग रहा है अगर अच्छे गाइडेंस में मेहनत करेंगे, क्योंकि कभी कभी क्या होता है लोग पढ़ते तो बहुत हैं लेकिन उनकी जो पढ़ने का तरीका होता है वो डिसाइड नहीं होता है, बस उनका ये होता है कि खूब पढ़े जा रहे हैं, तो उस तरीके से चीजें नहीं होंगी। जो सिलेबस है और प्रीवियस क्वेश्चन, यही 2 चीजें जो हैं वही आपको राह दिखाएंगे किधर की किस तरीके से आपको पढ़ाई करनी है, उस पर फोकस करिए, एनसीईआरटी पे जोर दीजिए क्योंकि वो अंडरस्टैंडिंग है। मुझे लग रहा है उसके बाद कोई 2 साल 3 साल अच्छे करेंगी तो हो जाएगा बहुत आराम से। मुझे हो सकता है फर्स्ट अटेम्प्ट में ही आपका सिलेक्शन हो जाए अगर आपने पहले से मेहनत कर रखी है, तो उसके लिए कोई घबराने की जरूरत नहीं। या बोला तो कोई बात नहीं है, जो लोग कहते हैं कि तुमसे नहीं हो पाएगा तो आप शांति से सुन लीजिए और करके दिखाइए कि हमसे हो पाएगा। जी बताइए। अभी जब आपने कहा था कि ये ठंडी हवा कैसे क्या है ठंडे है? इसके बाद यहाँ कोई इलाहाबाद विश्वविद्यालय के छात्र नहीं है। सबने सही जवाब दिया है। जी तो भाई एक करके पूछिए, मैं जरूर आपका आंसर दूंगा। जैसा कि आपने कहा कि पीवाईक्यू देखना चाहिए, जब पीवाईक्यू अभी से देखना शुरू करते हैं तो लगती है कि क्वेश्चन डायरेक्ट समझ में आती है कि ज्योग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटिक्स है, लेकिन बहुत सारी ऐसा क्वेश्चन होती है जो पता ही नहीं चलता किस सब्जेक्ट। देखिए क्या है कि आपको 150 क्वेश्चन अगर यूपी पीसीएस के पेपर में आ रहे हैं तो आपको सेलेक्ट होने के लिए 100+ करेंगे तो आपका प्रीलिम्स क्वालिफाई हो जाएगा। 2, 4, 5 प्रश्न चाहे यूपीएससी हो चाहे पीसीएस हो, उसमें ऐसे जरूर आएंगे जो आपकी हो सकता है समझ से परे हों। उन प्रश्न के पीछे आप मत भागिए, आपको सिलेक्शन लेना है, ना कि आपको नॉलेज वहां पे दिखाना है कि मेरे पास कितना नॉलेज है। नहीं देखिए, पीवाईक्यू कवर करने का जो तरीका ये भी आप समझिए कि टॉपर जैसे हम लोग हैं तो ये बता दिए कि पीवाईक्यू आपको कवर करना है, लेकिन पीवाईक्यू आपको कैसे कवर करना है। पहले अगर आप हिस्ट्री के पीवाईक्यू कर रहे हैं तो हिस्ट्री का आपने सिलेबस कम से कम पढ़ रखा होगा ना, तब आप करेंगे पीवाईक्यू। नहीं तो पीवाईक्यू देखेंगे आप और उसके बाद आपको समझ में नहीं आया क्योंकि आपको पता ही नहीं है कि अकबर की सुलह कुल की नीति क्या थी, या जो ब्रिटिश जो यहाँ पे आगमन हुआ वो किस तरीके से आया, कैसे उन्होंने साम्राज्य विस्तार किया। आपने पढ़ाई नहीं है, क्वेश्चन वहाँ पे क्रोनोलॉजी आ जाएगी आपकी करने की, तो आप नहीं
नहीं कर पाएंगे। एटलीस्ट आप एनसीईआरटी आप फर्स्ट ईयर में अगर हैं तो आप एनसीईआरटी पे जाइए और आप धीरे धीरे करके अच्छे से अगर एनसीईआरटी पढ़ेंगे, बहुत विद्वान लोगों ने एनसीईआरटी लिखी है, तो मुझे लग रहा है बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग आपको आपकी डेवलप होगी और आगे आप पीवाईक्यू करिए तो आपको समझ जरूर है। एक करके जी उठा दो। नहीं, इसीलिए तो मैंने बताया कि मेरी ताकत है जो मुझे यहाँ तक ले आई है, वो सेल्फ नोट्स लेकर के आई। तो सिलेबस आपका जो है, मैंने अभी बताया कि हर एक सिलेबस के एक पॉइंट जैसे इसका जो दिया हुआ है उस पर आपके 2 से 3 पेज का कंसाइज नोट होना चाहिए, उसी को बार बार रिवाइज। पहले एफर्ट लगाइए अपना नोट बनाने में। आप कोचिंग कर रहे हैं तो वहाँ से कुछ आपको नोट मिलेगा, कोचिंग से आप कर रहे हैं वहाँ से आपने नोट कुछ मिला और आपके सिलेबस से इंक्लाइन नहीं हो रहा है तो उस फिर कंटेंट का कोई काम का नहीं है, ये बात समझ लीजिए आप। तो जो सिलेबस से हो रहा है, आपका इंक्लाइन हो रहा है, उस पर आप फोकस करिए, एक बार नोट बना लीजिए, उसी को बार बार रिवीजन करिए, तो भूलने की मुझे लग रहा है कि दिक्कत नहीं आएगी इस तरीके की। ये आपके स्वभाव पे, आप दिन में पढ़ती रात में पढ़ती तो रात में पढ़िए। बस क्या होता है, रात वालों का दिक्कत ये होती है, कभी कभी जब सुबह एग्जाम होते हैं, जब सुबह एग्जाम होता है तो उनको दिक्कत होती है। अगर आप रात में पढ़ रहे हैं तो कोशिश करिए एग्जाम के 1 हफ्ते या 15 दिन पहले आप हमको जो अपनी जो पढ़ने का तरीका है उसको लगभग रात 2 बजे तक लेके आइए धीरे धीरे करके, तो आपको आसानी होगी। क्योंकि आप जब एग्जाम में जा रहे हैं तो आपका फ्रेश होना बहुत जरूरी है। तो अगर आप फ्रेश रहेंगे तो आप अच्छा एग्जाम कर पाएंगे। तो आप चाहे दिन में जो पढ़ने वाले हैं दिन में पढ़ें, रात में पढ़ने वाले रात में पढ़ें, लेकिन थोड़ा एग्जाम के आसपास थोड़ा सा ध्यान रखें। पढ़ने वाले में क्या करें। ठीक है, थैंक यू। Thank you so much, Mr. Piyush Kumar Pandey, for sharing the journey, his own journey. आप लोगों से सर ने कहा सवाल पूछिए, मैं जवाब देता हूँ। यहाँ सैलाब आ गया, हमें नहीं लगता कि आज की शाम हम ओवर कर पाएंगे इस इवेंट को अगर आप इस तरह से सवाल करते रहे। मुझे पता है आप सबके पास बहुत सी क्वेरीज हैं, तो कुछ बात के लिए भी रख लीजिए, है ना। सो सर के लिए पहले एक जोरदार तालियां। थैंक यू। नाउ आई अर्ज मिस्टर रवि श्रीवास्तव, DSC rank 21, to come forward. Thank you, Mrityunjay sir. Thank you, Abhinav sir, for inviting us. Thank you everyone for coming. मेरा नाम रवि श्रीवास्तव है और मैंने अपनी अंडर ग्रेजुएशन दिल्ली यूनिवर्सिटी से की है, हिंदू कॉलेज में। फिर मैं मास्टर्स के लिए मैं IIT गांधीनगर गया और उसके बाद जब मास्टर्स मेरा ख़त्म हुआ तो एक्चुअली मास्टर्स के टाइम मुझे 2-3 महीने US जाने का मौका मिला। वहाँ से थोड़ा साइंस में इंटरेस्ट आ गया कि ठीक है, अभी एज है सिविल सर्विसेज के लिए, थोड़ा रिसर्च कर लेते हैं। जब US में मुझे 3 महीने का एक्सपीरियंस मिला तो मैंने यूरोप में PhD के लिए अप्लाई किया। वहाँ 3 साल मैंने PhD की केमिस्ट्री में। इंटरेस्ट जो था कि एज ए कैरियर जब मतलब नौकरी करनी होगी तो नौकरी में यह था कि फर्स्ट चॉइस मेरी सिविल सर्विस होगी। जब सिविल सर्विस नहीं मिलती है तब क्योंकि PhD की हुई थी तो PhD के बेसिस पे कुछ ना कुछ इंडिया में जो कुछ भी हो सकता था वो करेंगे। बट तो फिर मैं इंडिया आया 2020 में, उस समय कोविड चल रहा था, दिल्ली रुक नहीं सकते थे, तो मैं गाँव में, मेरा गाँव मैं देवरिया का आता हूँ, देवरिया जिले से। बस मैंने मेरा पहला अटेम्प्ट सिविल सर्विस का मेरे गांव से ही दिया। वहाँ आप जानते हैं इंटरनेट का इशू, बिजली का इशू, बहुत सारी चीज़ें रहती हैं, बट फिर भी कैसे भी मैनेज किया मैंने। और फर्स्ट अटेम्प्ट में एक्चुअली सिविल सर्विसेज में मेरी मैं इंटरव्यू तो किया और 19 मार्क्स से फाइनली नहीं हुआ था। तो ठीक है, एक मोटिवेशन मिला कि ठीक है यहाँ तक आ चुके हैं तो कंटिन्यू करते हैं। लेकिन जैसे जैसे ये जर्नी आगे बढ़ती है वैसे वैसे चैलेंजेस आते हैं। अब यूरोप से मैंने कुछ पैसे तो बचा के लाए थे, बट यहाँ दिल्ली रहते रहते वो सारे खर्च हो गए और घर में कुछ हेल्थ इशू हो गए फैमिली में। तो ये चैलेंज आपके सामने भी आएगा। हम लोग काफ़ी हम्बल बैकग्राउंड से हैं, तो फाइनेंशियल इशू, फैमिली का प्रेशर, फिर शादी का इशू, ये सब आता है। आप देख रहे मैडम यहाँ है, सर है, इन सब लोगों ने
के उस प्रेशर को हैंडल किया हुआ है और फिर कैसे भी उसको किनारे करके वो एग्ज़ाम अपना दिया हुआ है। तो आप लोगों के भी सामने जब भी कोई इशू है पेरेंट्स को समझाइए और खुद स्ट्रांग बने रहिए कि मुझे मतलब एग्ज़ाम देना है। और जब आप एग्ज़ाम देंगे तो मैं खुद बताऊं, मैं अभी अपने दोस्तों से पैसे लेके पढ़ता हूं, तो जब आप एग्ज़ाम देते हैं तो आपकी फैमिली, आपके फ्रेंड्स वो आपको सपोर्ट करते हैं। आपको ये है कि लगना पड़ता है, दिखाना पड़ता है कि हाँ मैं सीरियसली पढ़ रहा हूँ। अगर आप थोड़ी भी गड़बड़ी करेंगे तो फिर लोग आपको हेल्प नहीं करते हैं। ये थी मेरी जर्नी सिविल सर्विसेज की। फिर क्या हुआ कि मैंने पीसीएस का भी एग्ज़ाम दिया, तो इस बार पीसीएस हो गया मेरा, यूपीएससी नहीं हुआ। इस बार पीसीएस हुआ और डीएसपी मिला, तो अच्छी जॉब। एक मोटिवेशन मिला है कि ठीक है कुछ लाइफ में हमने अच्छा कर लिया, अब यहाँ से आप आगे भी कर सकते हैं। तो आपकी लाइफ में भी जब पढ़ाओ है तो आगे देखिए। अब मैं जो यहाँ कैंडिडेट्स हैं, जो लोग फ्यूचर कैंडिडेट्स हैं, उनसे इतना ही कहूँगा कि आप सिविल सर्विस में तभी आइए जब आपका सिविल सर्विसेज में इंटरेस्ट हो। अगर आप सच में चाहते हैं कि मैं अपनी नींद खराब करके, मैं पॉलिटिकल प्रेशर झेल के अपने देश के लिए कुछ करना चाहता हूँ, क्योंकि ये जो 21st सेंचुरी है इसमें इंडिया काफ़ी कुछ करेगा। और अगर आपका मन है कि इस इंडिया के स्टोरी में मेरा भी कुछ कंट्रीब्यूशन हो, तो आप सिविल सर्विसेज में बिल्कुल आइए। ऐसे कैंडिडेट्स की एक्चुअली कमीशन और गवर्नमेंट की ज़रूरत है। आप लोग सिविल सर्विस में आइए और कैंडिडेट से जो भी हेल्प चाहिए होगी, हम हमेशा एक जेन्युइन कैंडिडेट के हेल्प करने के लिए रेडी हैं। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू रवि सर, आपने बहुत क्रिस्प रखा अपनी बातों को, बहुत क्रिस्प तरीके से आपने अपनी टॉक रखी। अब नेक्स्ट हम इनवाइट करना चाहेंगे मिस्टर सिद्धार्थ गुप्ता। मिस्टर सिद्धार्थ गुप्ता, रैंक 1 SDS। तो हेलो एवरीवन। तो सबसे पहले तो इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का मैं धन्यवाद करना चाहूँगा, जिसको ऑक्सफोर्ड ऑफ द ईस्ट भी कहा जाता है। तो आई होप आप सब इस लेगेसी को बरकरार रखेंगे। और अभिनव भाई का और मृत्युंजय सर का भी मैं धन्यवाद करूँगा, जिन्होंने प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करा। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूँगा आपका, 4-5 मिनट थोड़ा अपना बताऊँगा, उसके बाद में आपका जो डाउट्स होंगे आप सबके मैं डाउट्स लूँगा। कोई टाइम की बाउंडेशन मेरी तरफ से नहीं रहेगी एटलीस्ट। तो मैं देवबंद का रहने वाला हूँ, जो सहारनपुर ज़िले में पड़ता है। लगभग यहाँ से 700 किलोमीटर दूर मेरा शहर है। लेकिन इस संगम नगरी में आकर मुझे लगा कि इतना प्यार और स्नेह मिला, तो इन लोगों ने मुझे बिल्कुल अपना बना लिया है यहाँ पर। काफ़ी अच्छा मुझे लगा है। और ये भी कहा जाता था, इससे पहले मैं प्रयागराज केवल इंटरव्यू देने ही आया था, तो मैंने सुना था कि अगर सिविल सर्विसेज का भोपाल देखना है या क्रेज देखना है तो इलाहाबाद में आइए। तो आज तो जैसे यहाँ पर मैं आया तो मुझे अपनी कॉलेज के दिन भी याद आ गए। मैं दिल्ली विश्वविद्यालय में हंसराज कॉलेज से मैंने ग्रेजुएशन की थी। तो वहाँ पर भी इसी तरह एक रूम नंबर 37 हमारा होता था, तो वो भी काफ़ी बड़ा रूम था फिजिक्स डिपार्टमेंट का। तो वहाँ पर भी ऐसे ही मतलब टॉपर्स वगैरह आते थे, तो वो मुझे दिन याद आ गए। एक दिन मैं भी ऐसे ही भीड़ में था, तो मैंने भी टॉपर से खूब डाउट्स पूछे थे। तो काफ़ी, अब मैं अपनी जर्नी के बारे में बताना चाहूँगा। तो मेरी जो स्कूलिंग थी वो देवबंद से ही हुई है। छोटा सा एक टाउन है सहारनपुर ज़िले में, तो वहाँ से मेरी स्कूलिंग हुई है। उसके बाद मैंने दिल्ली विश्वविद्यालय के हंसराज कॉलेज से BSc ऑनर्स फिजिक्स किया था, जैसे कि अभी मैंने बताया भी था। 2018 में मेरी ग्रेजुएशन हुई थी और तभी मैंने IIT JAM का पेपर क्लियर किया था। मेरा IIT मद्रास में MSc फिजिक्स के लिए एडमिशन हुआ था। लेकिन तब मैंने डिसाइड किया कि मुझे MSc नहीं करनी है, मुझे सिविल सेवा में ही आना है। तो एक वो अंदर से मोटिवेशन मेरा जगा तभी, तो मैंने IIT ड्रॉप करने का निर्णय तब लिया। थोड़ा मतलब रिस्की था, क्योंकि सिविल सर्विसेज है काफ़ी अनसर्टेन इसमें रहता है। तो उसके बाद मैंने IIT ड्रॉप किया और मैंने दिल्ली में अपनी कोचिंग स्टार्ट की। 2018 से मैंने तैयारी की और उसके बाद 2020 में मैंने अपना पहला अटेम्प्ट दिया UPSC का। और UPSC में मेरा प्रीलिम्स हुआ और अनफॉर्चुनेटली मेरा मेंस नहीं हो पाया। और फिर 2021 में मैंने दोबारा अटेम्प्ट दिया, उसमें प्रीलिम्स हुआ, मेरा मेंस हुआ और इंटरव्यू कॉल मेरी आई, लेकिन इंटरव्यू में नहीं हो पाया।
और उससे रिलेटेड एक चीज़ और बताना चाहूँगा उस अटेम्प्ट जो आपको और भी मोटिवेट करेगी कि जब 2020 का मैंने मेंस दिया था तो उसके बाद मेरे फादर को हार्ट अटैक आया था, तो उनकी बाईपास सर्जरी हुई थी। तो उसके बाद जैसे ही उनको 2 या 3 महीने का बेड रेस्ट बताया गया था, तो उस बीच में मेरा इंटरव्यू का कॉल आ गई थी। तो जैसे ही मैंने अपने फादर को ये चीज़ बताई कि मेरा इंटरव्यू कॉल आ गया है, तो वो इतना खुश हो गए थे कि उनकी रिकवरी जो 2 से 3 महीने में होने वाली थी, वो 1 या 2 दिन में ही इतनी रिकवरी हो गई। तो आप लोगों को केवल अपने लिए नहीं करना है, आपको अपने पेरेंट्स के लिए भी करना है। जैसे कि स्मृति राणा मैम की मदर बैठी है, तो आपको अंदाजा लग सकता है कि हमसे ज़्यादा अपने सिलेक्शन की खुशी हमारे पेरेंट्स को होती है। और अपनी जर्नी के वो मैं कंटिन्यू करूंगा। तो फिर 2021 में मेरा इंटरव्यू नहीं हुआ था यूपीएससी का। उसके बाद थोड़ा डिमोटिवेट मैं हुआ, क्योंकि इंटरव्यू से मैं यूपीएससी के इंटरव्यू में फेल होना बहुत मतलब डिप्रेसिंग फेज होता है। उसके बाद फिर 5 दिन मेरे 2022 के प्रीलिम्स में बचे थे यूपीएससी के, और यूपी पीसीएस का प्रीलिम्स भी शायद 12 जून को था, 1 हफ्ते बाद उसका प्रीलिम्स था। मैंने किसी तरह उनकी तैयारी स्टार्ट की कि देखते हैं कि जो होगा इस बार देखा जाएगा। 2022 में फिर मैंने यूपीएससी का और यूपी पीसीएस दोनों के प्रीलिम्स क्लियर किए। यूपी पीसीएस में मेरा वो पहला अटेम्प्ट था। तो उसके बाद यूपीएससी का मेरा मेंस नहीं हुआ था उस साल, लेकिन यूपी पीसीएस में मैं लास्ट ईयर नायब तहसीलदार के पद पर चयनित हुआ था, और मैं वर्तमान में बिजनौर जनपद में एज अ नायब तहसीलदार कार्यरत हूँ। लेकिन 2022 में भी नायब तहसीलदार के पद पर चयनित होने के बाद मुझे एक सेटिस्फेक्शन नहीं आई थी कि अभी थोड़ा और अच्छा मैं कर सकता हूँ। तो मैंने डिसाइड किया मुझे 2023 का भी अटेम्प्ट देना है। उस साल मैंने यूपीएससी नहीं दिया था, केवल यूपी पीसीएस का अटेम्प्ट मैंने दिया था, जिसमें मेरी डिप्टी कलेक्टर में रैंक बनाई है। और अब थोड़ा मैं बताना चाहूँगा कि आपको प्रिपरेशन करने के लिए क्या क्या चीज़ चाहिए। सबसे पहले तो आपके पास एक प्रॉपर प्लान होना चाहिए कि किस डायरेक्शन में हमको जाना है। वो प्लान, वो स्ट्रेटजी आपके पास होनी चाहिए। जैसे कि मैंने अपनी स्ट्रेटजी बनाई थी, मैंने 3 चीज़ों का यूज़ किया था। एक तो टॉपर्स की जो स्ट्रेटजी थी, मैंने कनिष्क कटारिया सर की और उस टाइम से जुनेद अहमद सर थे, उनकी स्ट्रेटजी को मैंने फॉलो किया। उससे जो मैं उनकी स्ट्रेटजी से पाया, अपने अकॉर्डिंग, अपने अंडरस्टैंडिंग के अकॉर्डिंग, अपनी कैपेबिलिटीज़ के अकॉर्डिंग मैंने उनको नोट किया और अपनी स्ट्रेटजी बनानी स्टार्ट की। उसके बाद आयोग की तरफ से हमारे पास 2 चीज़ें आती है, एक तो सिलेबस और एक प्रीवियस ईयर पेपर। मैंने सिलेबस देखा, प्रीवियस ईयर पेपर देखे, तो एनालाइज किया कि किस सब्जेक्ट से क्या डेप्थ में क्वेश्चंस आयोग पूछ रहा है। पहले तो यूपीएससी की स्टार्ट की थी, तो यूपीएससी का मैंने देखा कि कितने डेप्थ में क्वेश्चंस आ रहे हैं, किस सब्जेक्ट से ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं। तो उसके बाद मैंने अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट की। तो ये मेरा था कि एक प्लान के थ्रू जाना है। स्मार्ट वर्क और हार्ड वर्क का कॉम्बिनेशन मैंने रखा अपनी प्रिपरेशन में। और इसके बाद जैसे कि आप लोग ग्रेजुएशन में हैं, तो मैं आपको सजेस्ट करना चाहूँगा कि एक तो पहले ग्रेजुएशन के दिनों में ज़्यादा सीरियस नहीं होना है पढ़ाई के लिए, थोड़ा एंजॉय भी करना है, क्योंकि ये कॉलेज लाइफ आपकी कभी आने नहीं वाली है। मैं भी अपनी कॉलेज के दिनों को बहुत मिस करता हूँ। इन दिनों में मस्ती भी करनी है और साथ साथ पढ़ाई भी करनी है। तो पढ़ाई के लिए मैं बताऊंगा कि आपको एनसीईआरटीज करनी है। जो यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं वो ऑप्शनल अपना प्रिपेयर कर सकते हैं ग्रेजुएशन के टाइम पर ही, या जो केवल यूपी पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं वो जीएस 5 और 6 के पेपर्स या जीएस 1, 2, 3, 4 कुछ भी उन दोनों में से एक चीज़ कवर कर सकते हैं। तो एनसीईआरटीज ऑप्शनल, और एक न्यूज़पेपर रीडिंग की आप हैबिट डालिए कि न्यूज़पेपर आप पढ़ें, तो उससे आपको करंट के इवेंट्स और स्टैटिक पोर्शन भी दोनों कवर होंगे, तो उस चीज़ पर आप फोकस करें। दूसरा, आप एक अच्छा पीयर ग्रुप भी बनाएं जो आपको सपोर्ट करे इस प्रिपरेशन जर्नी में। तो आपका जो पीयर ग्रुप होगा उनसे डिस्कस करें डेली बैठकर कि क्या टॉपिक्स करंट अफेयर्स के चल रहे हैं, उन पर एक अच्छी डिबेट आप करें। लड़ना नहीं है, उधर डिबेट ही करनी है अपने दोस्तों से, तो सही से मतलब उनसे डिबेट करें। और इसके अलावा एक जो न्यूज़ चैनल है मैं वो भी सजेस्ट करूँगा आपको, संसद टीवी के नाम से एक चैनल आता है, उसको आप फॉलो करें। उसमें काफ़ी मतलब स्टार्टिंग में लगेगा कि कुछ बोरिंग न्यूज़ कवर हो रही है, लेकिन जो देश के असली मुद्दे हैं वो उसी चैनल पर कवर हो रहे हैं, तो काफ़ी अच्छा वो चैनल है, आप फॉलो कर सकते हैं। और इसके बाद जो सोर्सेज हैं, बेसिकली जो सब टॉपर्स फॉलो करते हैं वही सोर्सेज मैंने फॉलो किए। और मेनली मैं एनसीईआरटीज़ का बताऊंगा कि एनसीईआरटीज़ को आप कैसे पढ़ें, क्योंकि बेसिकली आप सब ग्रेजुएशन में हैं, तो अभी आप एनसीईआरटी से स्टार्ट करेंगे। तो एनसीईआरटी को एकदम से याद नहीं करना है शुरू में,
आपको एक दो रीडिंग में एनसीईआरटी का जो मतलब उसकी जिस्ट है कि वो क्या मतलब समझाना चाह रही है, आपको केवल वो पढ़ना है, वो देखना है कि एनसीईआरटी का बेसिक एसेंस क्या है, तो उसको पढ़ें। उसके बाद फिर आपको समझ में आने लग जाएगा, जब जैसे आप सिलेबस देखेंगे और पेपर्स देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि रिक्वायरमेंट एग्जाम की क्या है, तो उसके अकॉर्डिंग आप एनसीईआरटी को पढ़ें। और उनके बाद में जब 3 या 4 रीडिंग हो जाए उसके शॉर्ट नोट्स आप बना लें और उनको उसके बाद में रिवाइज करें। तो ये मेरी तरफ से था, बाकी आप अपने डाउट पूछें जिसको भी जो डाउट हो। देखिए जब एग्जाम पास आता है तो एंजाइटी तो होती है, सबको होती है। प्रीलिम्स से मतलब मुझे तो बहुत डर लगता था, 3-4 दिन पहले नींद आनी बंद हो जाती थी मुझको तो प्रीलिम्स से पहले डर होता है। लेकिन इस स्ट्रेस को अगर आप मैनेज नहीं कर पाएंगे तो आपको सर्विस में बहुत दिक्कत आएगी। जैसे मैं नायब तहसीलदार हूँ अभी, तो मैं देखता हूँ जैसे किसी का पहले डाउट भी आया था, शायद आपका डाउट था कि एग्जाम डिफिकल्ट है या सर्विस डिफिकल्ट है, तो मैं 1 साल से सर्विस में हूँ एंड बिलीव मी कि एग्जाम बहुत ईजी है, सर्विस करना बहुत डिफिकल्ट है। मतलब बहुत स्ट्रेस आएगा, बहुत सिचुएशन झेलनी पड़ेगी। तो स्ट्रेस के लिए आपका ये है कि जो अंदर से मोटिवेशन है, जैसे मैंने बताया कि आपके पेरेंट्स के लिए आप करें और आप क्यों कर रहे हैं मतलब तैयारी, उसको आप मोटिवेशन बनाएं। जैसे कि आजकल ट्रेंड में चल रहा है कि रील्स में मतलब आईएएस ऑफिसर की एंट्री देख ली, इस सबसे मोटिवेट आप मतलब 1 या 2 दिन हो पाएंगे। जो आपकी अंदर की मोटिवेशन है, अंदर की जो आग है उसको मतलब जलाना है और उससे ही आप मोटिवेट रहेंगे, तो वही स्ट्रेस जो और एंजाइटी है वो आप टैकल कर पाएंगे। हाँ, प्रिपरेशन आप किसी भी मीडियम में करें। जैसे लास्ट ईयर मैंने देखा था नायब तहसीलदार के बैच में काफ़ी लोग हिंदी मीडियम से थे, इस साल में देख रहा हूँ तो इंग्लिश मीडियम से काफ़ी लोग एसडीएम में सिलेक्ट हुए हैं। तो ये वेरी करता है साल टू मतलब ईयर टू ईयर, ये वेरी करता है। बट मीडियम जिसमें आप कंफर्टेबल हो उसमें करें। मतलब जो आपकी बेसिक लैंग्वेज है उसमें आप प्रिपरेशन करें। लैंग्वेज चेंज करने की जरूरत नहीं है कि आयोग मतलब कुछ डिस्क्रिमिनेट कर रहा है, ऐसा नहीं है। जिस भी लैंग्वेज में आप कंफर्टेबल हो। हाँ, पीछे एनवायरनमेंट के लिए मैंने शंकर आईएएस की बुक की थी और सिक्योरिटी के लिए टाटा मैक्रो हिल्स पब्लिकेशन की बुक आती है, उसको मैंने फॉलो किया था। एनवायरनमेंट जो प्रीलिम्स में है, थोड़ा आप यूपीएससी के प्रीलिम्स में स्पेशली, तो एनवायरनमेंट का काफ़ी पोर्शन आता है, तो आप 2 कोचिंग की जो मंथली मैगजीन है या ईयरली मैगजीन है उसको फॉलो कर सकते हैं। हाँ, आप करता हूँ तो पूछिए। हाँ, सिलेबस काफ़ी डिफरेंट है, आप मतलब नेट पर सिलेबस सर्च कर लीजिएगा। जीएस 1, 2, 3, 4 का सिलेबस सेम है यूपीएससी और यूपी पीसीएस का जो मेंस में है, लेकिन इस बार यूपी पीसीएस ने अपना पैटर्न चेंज किया था। यूपी स्पेशल के 2 पेपर ऐड हुए हैं, ऑप्शनल हटाया गया है वहाँ से। और एक हिंदी में डिफरेंस है कि हिंदी का पेपर के मार्क्स ऐड होते हैं यूपी पीसीएस में, यूपीएससी में केवल वो क्वालिफाइंग होता है। प्रीलिम्स का सिलेबस लगभग सेम है। रिपीट द क्वेश्चन। हाँ, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट आप जब प्रिपरेशन स्टार्ट करेंगे आपकी पर्सनैलिटी खुद सुधरती चली जाएगी। जितनी चीज़ें आप पढ़ेंगे आपके अंदर टॉलरेंस आएगी, मतलब अपोजिट जो व्यूज़ को जानने की, वो सबसे बड़ी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट है। जब आप दूसरे के विचारों को सम्मान देंगे तो वो सबसे बड़ा आपकी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट में हेल्प करेगा। और इसके लिए है कि स्पोकन स्किल्स सुधारने के लिए आप मिरर प्रैक्टिस करें, मिरर के सामने बोले। अपने जो ग्रुप्स हैं, जैसे मैंने बताया कि डिबेट में आप पार्ट लें, अपने फ्रेंड्स से डिबेट करें, मतलब उनसे बातें करें, तो इसके थ्रू आपका पर्सनैलिटी डेवलपमेंट हो पाएगा। देखेंगे नहीं। तो गवर्नमेंट ज़्यादा अच्छे से दे पाएगी, बट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी हमारी हेल्प के लिए बनी है। जो टेक्नोलॉजीज हैं, जैसे हमने रोबोट मूवी देखी है, तो उसमें जब टेक्नोलॉजी ह्यूमन से ऊपर चली जाएगी तो वो मतलब हमारे लिए हेल्पफुल नहीं रहेगी। जैसे मैं अपने आदर्श डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम को मानता हूँ, तो उन्होंने यही आइडिया दिया था कि साइंस फॉर ह्यूमैनिटी एंड ह्यूमैनिटी फॉर साइंस। तो साइंस को हमें ह्यूमैनिटी के लिए लगाना है, तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी हमारे लिए हेल्प करेगी। जब तक वो हमारे लिए हेल्प कर रही है तो वो हमारे लिए हेल्पफुल रहेगी, उसको अपने से ऊपर नहीं उठने देना है। इंटेलिजेंस, ह्यूमन इंटेलिजेंस का कोई तोड़ नहीं मिलेगा। हाँ, एनसीईआरटीज पढ़ने के लिए यही है कि स्टार्टिंग में आपको एनसीईआरटीज को मतलब बेसिक आइडिया उसका लेना है। जैसे मैंने बताया था अभी एनसीईआरटीज का, तो बेसिक आइडिया उसका लें।
और जो एनसीईआरटी है, ज्योग्राफी की एनसीईआरटी है, हिस्ट्री की है, ये सब पढ़नी है, सोसाइटी की एनसीईआरटी है। नहीं, आपके पास अगर टाइम है तो 6 to 12 एनसीईआरटीज पढ़े। जैसे मेरे पास टाइम की थोड़ी कमी थी तो मैंने 11 12 की पढ़ी थी, लेकिन अगर आपको 11 12 की एनसीईआरटीज नहीं समझ में आ रही है तो 9 10 की पढ़े, वो भी नहीं समझ में आ रही तो 6 to 12 की पूरी पढ़े। 11 12 की एनसीईआरटी समझ में आ जाती है, आप सब ग्रेजुएशन वाले हैं तो 11 12 की एनसीईआरटीज बेसिकली सबको समझ आ जाएगी। थोड़ी ज्योग्राफी की एनसीईआरटी है, उसको समझने में डिफिकल्ट हो सकता है, वो थोड़ी डिफिकल्ट है, उसके लिए आप 9 10 भी पढ़ सकते हैं। हाँ, एनसीईआरटी के नोट्स बनाने हैं, जब मतलब 3 4 रीडिंग के बाद बनाने हैं, उसके शॉर्ट नोट्स आपको बनाने पड़ेंगे।